आफ्ताब मुगल की जानिब से अपने तमाम नाजरीन और प्रोग्राम में शरीक मेहमानों को खुशामदीद। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानिब से मुनक्कद किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारी आज की नशिस्त का मौजू है प्रिवेंशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन ऑफ माइनॉरिटी गर्ल्स इन पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें साहिवाल से जनाब अशकनाज खोखर साहब, लाहौर से समर वफा साहिबा, इस्लामाबाद से जनाब ज़ियाउर रहमान साहब, कराची से जनाब शौकत कुरैशी साहब और कराची ही से मोहतरमा सिस्टर गजाला शफीक साहिबा शामिल हैं। सिस्टर गजाला शफीक साहिबा अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो क्योंकि स्ट्रगल करें थोड़ा सा, जैसे ही वो शामिल होंगी तो फिर मैं एस्टर को बता दूंगा ताकि वो भी उनको प्रोग्राम में ले सके। हम अपने तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम में शिरकत के लिए हमारी दावत को कबूल किया। हम उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे एक दरीना दोस्त आस्कर जॉन गिल जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और वो आजकल अपनी फैमिली के साथ अबू धाबी में मुकीम हैं। उनके 9 साल के बेटे ने ये पेंटिंग जो है वो हमें भेजी है आज के प्रोग्राम के मौजू के हवाले से। वो एक उभरता हुआ मुसव्वर है और ये जो पेंटिंग है ये आज के मौजू को बहुत ही भरपूर तरीके से जाहिर करती है। हम मूसा अस्कर के इस कंट्रीब्यूशन पर उनके शुक्रगुजार हैं। आज के प्रोग्राम की मॉडरेटर हमारे साथ थी मोहतरमा एस्टर दास साहिबा हैं। आप एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ की कारकुन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सर्वे में एकेडमिक इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। आप माइनॉरिटी कंसर्न की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं। आप समझते हैं कि तालीम मुआशरती तब्दीली का एक अहम तरीन जरिया है, इसीलिए आपने तालीम के फ़रोग़ को अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद बनाया हुआ है। मैं अब मोहतरमा एस्टर दास साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। एस्टर, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब भाई। और बहुत शुक्रगुजार हैं अगेन, जस्ट टू रीइंफोर्स द मैसेज फॉर एवरीवन हु हैज जॉइन्ड टुडे ऑनलाइन, और हमारे खास तौर पर हमारे पैनलिस्ट हैं उनके शुक्रगुजार हैं। आज का हमारा मौजू है जबरी तब्दीली मजहब, जबरी शादी या कम उम्री की शादी। ये तमाम मसाइल जो हैं ये ना सिर्फ इनका आपस में गहरा रब्त है बल्कि ये हमारे माशरे में मौजूद और बहुत सारे मसाइल की भी अक्कासी करते हैं। मसलन ये कि औरतों के हकूक या उनको कुव्वत फैसला उनकी जो है उसको हम कहाँ तक रिस्पेक्ट करते हैं, या जो जेंडर बायस है वो उसकी जड़ें हमारे माशरे में किस कदर गहरी हैं, या फिर ये कि क्या कानूनी तौर पर और माशी तौर पर औरतों के हकूक या उनकी राय की कोई अहमियत भी है या नहीं। तो ये सारी बातें जो हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मसला गो के इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी की लड़कियों के साथ मंसूब किया जा रहा है, मगर इसका असर वहां तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये मसला एक डगर पर चल निकलेगा तो फिर ये एक रवैये को जन्म देगा जो ये तखसीस करना छोड़ देगा कि कोई शख्स, कोई लड़की जो है उसका मजहब क्या है, और सिर्फ जो इसकी ड्राइविंग फोर्स शायद इंसानी हवस रह जाएगी। तो हमें बहुत ही ध्यान से इस मामले को ना सिर्फ के इस बात के लिए कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि पाकिस्तान में अक़लियतें अपने मुकम्मल हकूक के साथ और आज़ादी के साथ रह सकें, बल्कि इसलिए भी कि पूरे पाकिस्तान की माशरती सलामती का जो इन्हिसार है वो इस बात पर है कि हम सोशल इक्वालिटी के लिए काम करें। तो आज हमारे गुफ्तगू में जो शरीक लोग हैं वो सभी अपने अपने कैपेसिटीज में इस हसास मसले पर ना सिर्फ आवाज बुलंद करते रहें, अपना कलम उठाते रहें, बल्कि अमली तौर पर इसके खिलाफ जदोजहद में शरीक हैं। तो हम उनसे सुनेंगे और सीखेंगे कि कैसे इसके हल की तरफ जाया जा सकता है। हमारे साथ पहले हमारे जो शरीक गुफ्तगू हैं अशकनाज खोखर साहब साहिवाल से, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ये सेंटर फॉर सोशल जस्टिस में एज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑन माइनॉरिटी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम
काम कर रहे हैं। पिछले 15 साल से इनका सिविल सोसाइटी सेक्टर में तजुर्बा है और ये एक ग्रुप है एक्टिव यूथ ग्रुप, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। ये वो मूवमेंट है जो कैथोलिक चर्च ने स्टार्ट किया है फॉर द ले लीडर्स, ताकि नौजवान लड़के और लड़कियों को कुव्वत फैसला उनके अंदर और फैसला करने का जो स्किल है उसको बढ़ाया जा सके। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आई थिंक कैंपेन है। सो मुबारकबाद पेश करते हैं आपको और शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। दूसरी हमारी मेहमान है समर वफा, जो लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं और पाकिस्तानी क्रिश्चियन है। अपनी इस हैसियत में वो बोथ कॉर्पोरेट एंड सोशल सेक्टर्स में मैनेजमेंट पोर्टफोलियोज की हामिल है और बाय प्रोफेशन वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, लेकिन अपनी जाती हैसियत में सोशल राइट एक्टिविस्ट भी हैं। ऑब्वियसली यू कांट रियली सेग्रीगेट दोज टू, लेकिन इन्होंने अपने जज्बे को अपना काम भी बना लिया, उसी में करती हैं। और उसके साथ ये फारगुल तहसील हैं सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन CHRE से, और इनको नेल्सन मंडेला ह्यूमन राइट्स अवार्ड भी उस इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया गया है। सो वेलकम टू द टॉक समर, थैंक यू वेरी मच। फिर हमारे साथ जियाउर रहमान साहब हैं मुल्तान से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अभी शायद वो इस्लामाबाद में है, लेकिन ओरिजिनली मुल्तान से हैं। फाउंडर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आवाज फाउंडेशन के। ये पाकिस्तान सेंटर फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ मुंसलिक है। नेशनल चेयर हैं पाकिस्तान डेवलपमेंट अलायंस के। ग्लोबल काउंसिल के मेंबर हैं ग्लोबल कॉल टू एक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी, और ग्लोबल मेंबर हैं फैसिलिटेशन ग्रुप के A4SD एक्शन फॉर सस्टेनेबल गोल्स। सो इसके भी वो मेंबर हैं ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी के, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप के स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं एशिया डेवलपमेंट अलायंस के, और फॉर्मर बोर्ड मेंबर हैं पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के। तो मुझे बहुत सारी इनकी खिदमात हैं जिनको भी अल्फाज का हाशिया देना मुमकिन नहीं है, लेकिन अभी हम आज के मौजू पर फोकस रहेंगे। फिर हमारे साथ शौकत कुराई साहब हैं, जो कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। आजकल वो न्यूज़ वन के साथ काम कर रहे हैं और अपने काम को उन्होंने मिशन बनाया है सोशल इनजस्टिसेस के खिलाफ लड़ने के लिए, और इस पर हमेशा आवाज बुलंद की है दलेरी के साथ। तो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। एंड देन वी हैव विद अस पास्टर गजाला शफीक, जो कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं और बहुत ही ज्यादा एक्टिवली और पैशनेटली वो वुमेन राइट्स डिफेंडर के तौर पे और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पे हमेशा मुतहरिक रही हैं। हमने उनको बहुत सारे केसेस को फॉलो अप करते हुए देखा भी है। जहाँ तक उनका अपना सफर है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड डिविनिटी है, मगर उन्होंने पहली ट्रांसजेंडर खवातीन का एक चर्च भी इस्टेब्लिश किया है कराची में। बिग अचीवमेंट, एंड एज वी से एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये हमें एक मिसाल मिलती है। उसके अलावा बहुत सारे इनको टाइटल्स जो हैं थ्रू मीडिया और दूसरे लोगों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पीपल जो इनके काम को अप्रिशिएट करते हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं। वंडर वुमन ऑफ कराची, वुमेन ऑफ द ईयर 2020, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, JCTV ने इनको इस लक़ब से नवाजा, और फिर सुपर हीरो बाय लोगोस फेलोशिप है, वो इनको सुपर हीरो कहते हैं। तो वेलकम सिस्टर गजाला फॉर ज्वाइनिंग अस इन स्पेयरिंग टाइम। हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि हम इस बहुत सारी जो फोर्स कन्वर्जन की प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि शायद कहीं मोहब्बत का अमल दखल हो जाता है या छोटी बच्चियों को ग्रूम कर दिया जाता है। तो ग्रूमिंग को तो हम जरूर जेरे बहस लाएंगे, लेकिन मोहब्बत वाला जो चैप्टर जो बहुत ही एक छोटा सा इसमें कंट्रीब्यूशन है उसका, उस पे हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर ये बहस को किसी और समत ले जाता है। तो मेरा पहला सवाल होगा उसी तरतीब में जिस तरतीब से हमने तारुफ करवाया है कि मैं अपने तमाम पैनल मेंबरान से पूछना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं कि क्या एक्टर्स हैं, क्या वो अनासर हैं जिसकी वजह से
ये मसला जो है फोर्स कन्वर्जन का या अंडर एज मैरिजेस का, वो अभी बहुत ही ज्यादा हमें नजर आ रहा है। मौजूद तो शायद पहले भी था, क्या पहले मीडिया में नहीं था, या शायद अब इसको एस्केलेट हो गया है, इसकी तादाद ज्यादा होगी? आप क्या समझते हैं और क्या अनासर हैं जो इसको हवा दे रहे हैं? तो हम स्टार्ट करेंगे अशकनाज साहब से। हेलो अशकनाज, आर यू विद अस? यू गॉट टू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मैं शुक्रगुजार हूँ आफ्ताब मुगल साहब का, मिनोरिटी कंसर्न का, और साथ में एस्टर डास साहब, आपने बहुत खूब से सवाल रखा और आपने अपने सवाल के अंदर एक बात रखी है कि इस तरीके से बात करके वो जो मोहब्बत का आंसर है उसको निकाल कर हम रखते हैं, लेकिन और दूसरी आपने बहुत अच्छा एक आपने रखा कि केसेस आजकल बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं, तो क्या इसकी वजह क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केसेस तो शायद बहुत देर से हो रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि एक जो सोशल मीडिया की पावर है उसकी वजह से ये केसेस ज्यादा नुमाया तौर पर और ज्यादा आवाज के साथ उभर रहे हैं। अगर हम माजी में देखें तो ये केसेस सुनाई देते थे, लेकिन इसके ऊपर कोई ज्यादा प्रोटेस्ट नजर नहीं आता था या कोई तंजीमें आवाज उठाती नजर नहीं आती थी। लेकिन अभी कुछ अरसा में हमें ये बात देखने में मिली है कि जो सिविल सोसाइटी के तंजीमें हैं और खासतौर पर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो इन केसेस को थोड़ा सा देखते हैं और उन्होंने ये ख्याल किया कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो खासतौर पर जो हमारी कम उम्र की जो बच्चियां हैं वो जारी, और ये ज्यादा जो कन्वर्जन का असर है, आपने एक बात में कहा कि ये सिर्फ ना सिर्फ मिनॉरिटी खवातीन के साथ है, लेकिन ये मेजोरिटी में भी हो रहा है, लेकिन जो मेजोरिटी में वो कोई कन्वर्जन का असर नहीं है। हम क्योंकि ऑलरेडी परसिक्यूटेड कम्युनिटी है और अंडर प्रिविलेज भी हैं और मिनॉरिटी विद इन मिनॉरिटी भी हैं, क्योंकि खवातीन ऑलरेडी एक पसपा तबका है, पाकिस्तान का कमजोर तबका है, और हमारी जो क्रिश्चियन खवातीन है या हिंदूज हैं या हमारी सिख कम्युनिटी की खवातीन है वो ऑलरेडी ही डिप्राइव है बहुत ज्यादा। तो हम चाहते हैं कि इन केसेस को अगर आप इस तरीके से देखें जो आपने चीजें दिखाई हैं, एक तो हमारा जो सबसे बड़ा जो आपने रखा जो एक्टर्स हैं, मैं समझता हूँ कि शायद एक बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी को पीछे रखा गया है, फाइनेंशियली तौर पर कमजोर कम्युनिटी की देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे लोग जो हैं वो फाइनेंशियली तौर पर इतने ज्यादा कमजोर है कि वो जो हमारे खवातीन अगर कुछ आप बता रहे हैं कि कन्वर्जन की तरफ वो ग्रैप हो जाती हैं, कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसके अंदर वो ग्रैप होती है, वो कन्वर्जन की तरफ चले जाती है, और उसमें फोर्स कन्वर्जन का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जब आप किसी शख्स को बांध देते हैं और एक शख्स को हाथ खुले होने के साथ आप कहते हैं कि आप तालाब में फेंकते हो और आप तैराकी करें, तो उसमें देखते हैं कि जो इसके हाथ बंधे हुए हैं वो तो डूब जाएगा, जिसके हाथ खुले वो उसमें तैरकर दूसरी तरफ चला जाएगा। यही सेम काम मिनॉरिटीज के साथ हो रहा है कि मिनॉरिटीज के लिए क्योंकि ऐसी कोई कानून साजी नहीं है और यहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से हम जो कन्वर्जन का एक जो असर हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर वो ज्यादा तूल पकड़ रहा है। और हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम बड़े प्लेटफॉर्म के जैसे मिनॉरिटी कंसर्न है और हमारे दूसरे जो प्लेटफॉर्म थे एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो एक मेन फैक्टर जो मुझे नजर आता है कि शायद हमारे पीछे हैं, हम डाटा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, हम इस चीज को रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारे पास कोई ऐसा एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं जिसके ऊपर हम हर फोर्स कन्वर्जन के केस को रिपोर्ट करवा सके। और थाने के चलिए के अंदर तो रिपोर्ट केसेस होते नहीं, वो ऑलरेडी आपको पता है डिले करते हैं, शायद वो नेगोशिएशन में ले जाकर वो बाहर से इस मसले को हल कर देते हैं, और कुछ फैमिली इतने ज्यादा दबाव के अंदर होती है कि वो फैमिली रिपोर्ट करवाना नहीं चाहती, कुछ लोगों का इज्जत का मसला होता है, वो कहते हैं अब चली गई है तो हम इसको अब क्या करें, और कुछ लोग कमजोर इतने हैं वो डरते हैं इस केसेस को करने के, क्योंकि थ्रेट केसेस बहुत। अभी रिसेंटली साहिवाल के अंदर एक बहुत माइनर बच्ची का वाकया हुआ है और उसको फैसलाबाद से साहिवाल आया और उसको कन्वर्ट किया गया, क्योंकि साहिवाल से मेरा ताल्लुक भी हम देख रहे थे, तो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन फ्रॉम हर फैमिली और फ्रॉम साहिवाल सिविल सोसाइटी से कोई शख्स भी इसके सामने नहीं गया, उन एक्सट्रीमिस्ट के सामने जिन्होंने ये काम किया ताकि हम बचा सके। तो एक कमजोर होना और फाइनेंशियली तौर पर कमजोर होना, इन केसेस को रिपोर्ट ना करना, और खुद को हमने कुछ ऐसी जगह पर ढाला हुआ है जहां पर आवाज बुलंद करते हुए डरते हैं, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे नजर आ रहा है इसमें। और खासतौर पर जो मैंने कहा कि हमारे पास एक कोई ऐसा अगर गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे दैट इज गुड, अदरवाइज वी मस्ट हैव अ सिविल सोसाइटी के पास कोई अच्छा एक ऐप या एक ऐसा मेमोरेंडम रचा जिसके अंदर हम अपने केसेस को रखें और हम उसको सही तादाद के साथ गवर्नमेंट के सामने रखकर अपनी बातों के बारे में उनको आगाह कर सके। थैंक यू। We can't agree more with you, Ashknaz. Thank you very much for your very calculated feedback. और मैं सिर्फ इतना वजाहत करूंगी कि मैंने जो इंट्रो दिया उसमें मैंने ये नहीं कहा कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उनकी औरतों के साथ भी ऐसा हो रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये ना रुका ये सिलसिला,
कि किसी भी जो माशरे का एक लिटमस टेस्ट होता है उसकी तजाबियत को चेक करने का, वो ये होता है कि उसकी जो वीकर स्टेटस हैं उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है। जो आपने राइटली सेड कि माइनॉरिटीज ऊपर से औरतें ऑलरेडी ही पस्पा हैं, तो उनके साथ ये सारा कुछ वो अपने हक से समझते हैं, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि इनके साथ जो मर्जी कर लो। तो जब ये नहीं रुकेगा तो फिर ये एक वक्त आएगा कि तखसीस करना मजहब की छोड़ देगा। ये जो ट्रेंड है, ये मैंने अर्ज की थी जी। तो इसलिए इस लिहाज से ये हमारा कौमी मसला बन जाता है जी। सर मैं आप पे वापस आती हूँ अशनाज जी। बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बात इसमें जो एडिंग जो रह गई थी, क्योंकि एक जो स्वाब का असर है हमारी सोसाइटी के अंदर, एक स्वाब के हवाले से भी कुछ लोगों को ग्रैब करना, और खवातीन क्रिश्चियंस खवातीन के हवाले से खासतौर पर एक माशरे के अंदर कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो कि ऑलरेडी हर सूबे के अंदर बोले जाते हैं। अगर हम इनका खात्मा करना चाहते हैं तो हमें पहले सोसाइटी के अंदर भी ये वाला बातें रखनी है कि हमें इन चीजों से हटाया जाए, या हमारे बारे में ये जो वैलिड पॉइंट, वैलिड सवाब कमाने का तरीका, आसान तरीका इसको समझा जाता है। वी नीड टू चेंज द नैरेटिव। थैंक यू अशनाज। मैं अब आऊंगी साथ समर के। समर, व्हाट डू यू थिंक, कौन से एक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं? समर, are you with us? Got to unmute yourself, my dear. Hello जी। I can hear you, yes जी। इसको थोड़ा सा हम सोसाइटी पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जब कोई सोसाइटी होती है उसमें दो तरह से चीजें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। एक चीज होती है कि हमारे कल्चर में कल्चरली मर्ज चीजें होती हैं, हमारा ट्रेडिशन होती है, वैल्यूज होती हैं, हमारे कस्टम्स होते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि इतने ज्यादा मर्ज होते हैं, हमारे अंदर समाये होते हैं कि उसके लिए किसी आपको रिटन लॉ की किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज होती है कि माशरे में किसी चीज को, किसी इशू को एड्रेस करने के लिए जब वहां पे आपको गुनाह सवाब, आपको अच्छाई बुराई सजा जजा का कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है, तब उसमें लॉ इन्वॉल्व हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ माशरे हैं, मजहब माशरे, उनको पता है कतार बनानी है, तो वो उनके एक प्रैक्टिस का हिस्सा है, वो उनके कल्चर का हिस्सा है। कुछ जगह पे ये होगा कि वहां पे ये प्रैक्टिस नहीं है, तो आप एक रूल बना देते हैं, एक लॉ बना देते हैं कि जिसने लाइन तोड़ी उसको ये सजा मिलेगी, उसको ये जुर्माना होगा। तो हमारे यहाँ पे दो चीजें एक्ट कर रही हैं। ये मसला जो है ये दोनों नौयत का है, यानी इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होने चाहिए सोशली, जो ट्रेडिशन से रिलेटेड हो। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लॉ रिलेटेड है कि इसमें लॉ को इन्वॉल्व होना चाहिए। अब ये हो क्यों रहा है, क्यों ऐसे हुआ है? ये इस वजह से ऐसे हो रहा है क्योंकि हमारा पीछे जो है वो माइंडसेट जो है वो एक्सट्रीमिज्म का है। हमारी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, इनमें बहुत ज्यादा गैप है। मेजॉरिटी 98%, माइनॉरिटी बिल्कुल पॉइंट समथिंग, और उसमें से भी हमारी बहुत सारी डिनोमिनेशंस, बहुत सारी सेग्रीगेशंस और बहुत सारे रिलीजन्स हैं। अब इसमें ये है कि वो मेजॉरिटी जिसके नंबर ही हैंडल करना बहुत मुश्किल था, यानी 98%, उसके माइंडसेट को ही हैंडल करना बहुत मुश्किल था। दूसरा उस पे ये कि उनका जो भी उनका अकीदा है वो उनको ये सिखा रहा है कि यू आर सुपीरियर, कि आपकी बाकी सबसे, या तो बाकी सबके मजहब ऑब्सोलीट है, या बैकवर्ड हैं, या एग्जिस्ट अभी नहीं कर रहे हैं, या जो फेथ है उनका वो उसमें कोई ना कोई मसला है। ये हम अपनी निसाब की किताबों में भी देखते हैं, ये हम अपने मीडिया में भी देखते हैं, ये हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखा है, ये हमने अपने टीचर्स से देखा है, ये हमारे जो वर्क प्लेसेस पे हमारे साथ जिस तरह का भी बिहेवियर रखा जाता है ये हमने उसमें देखा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्यों सिर्फ फोर्स कन्वर्जन ही नहीं, माइनॉरिटीज के साथ जितनी चीजें हैं, आप जैसे ही उसको कुरेदना शुरू करेंगे, एक फैक्टर जो आपको नजर आएगा वो आएगा आपको एक्सट्रीमिज्म का। और एक्सट्रीमिज्म इसलिए क्योंकि अपने आप को सुपीरियर समझा जा रहा है, सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस वक्त ये क्यों हाईलाइट हुआ, अब क्यों हम इसके बारे में बात करते हैं, अब क्यों हमें पता चला है? वो इस वजह से क्योंकि हम लोग सेंसिटिव हो गए हैं सोशली, सोशल मीडिया की वजह से भी, अपने दूसरे मीडिया की वजह से भी, और लोग अब इंडिविजुअल एफर्ट भी करते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं भी इन्वॉल्व, हमारा चर्च या हमारे जो है रिलीजियस लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वो स्कैटर्ड हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, वो लीड नहीं ले रहे हैं, फिर भी इंडिविजुअल कुछ लोग हैं जो एफर्ट करते हैं। जैसे हमारे साथ ही मिस गजाला मौजूद है, या हमने एक केस देखा था फैसलाबाद में, बड़े डायरेक्टली रोबिन डैनियल ने उसको हैंडल किया, देखा।
तो अब ये है कि लोग कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात भी करना चाहते हैं, वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में नॉलेज भी रखते हैं और आवाज उठाना चाहते हैं। अब माशरा इतना ओपन हो गया है और ये अच्छी बात है कि हम इस पे आवाज उठाना चाहते हैं। इसीलिए शायद फोर्स कन्वर्जन वाली बात जो है वो भी हमारे सामने आई है कि अब इस पे बात की जाए, अब इन टॉपिक्स को सामने लाया जाए। ये फैक्टर अवेयरनेस का जो है ये पॉजिटिविटी की तरफ भी हमें लेके जा रहा है। जी बिल्कुल समर, मैं बिल्कुल मुश्किल यही होगा कहने वाली जी 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 इसको हैंडल करना, टैकल करना, सबको जोड़ना, एक स्ट्रक्चर में लाना, एफर्ट्स करना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन कम से कम इस पे बात होना शुरू हुई है, ये अच्छा। जी बिल्कुल, ये मुझे आपकी बात अच्छी लगी। यू स्टार्टेड विद यू नो कि एक बड़ी मासिव सी आपने हमें सूरत हाल दिखाई कि 98% का माइंडसेट आपने कैसे चेंज करना है, लेकिन एक छोटी सी उसमें अर्ज ये है कि 98% में भी बहुत सेग्रीगेशन है, वो भी एक माइंडसेट नहीं है। सो ये एक भी खुशी की बात है। और दूसरी जो आप बात करें कि अब लोगों ने इन सेंसिटिव इश्यूज पे बात करनी शुरू की है, एटलीस्ट डायलॉग स्टार्ट हो गया है, विच इज वेरी पॉजिटिव। सो विल टेक इट फर्दर। जिया साहब, आप सर क्या टेक है आपकी कि क्या है ये इनका ख्याल है समर का कि ये सुप्रीमेसी कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से हम वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि जो भी कमजोर है उसको दबा दो, उसमें माइनॉरिटीज तो है ही है, उसमें अगर माइनॉरिटी वुमेन है तो आप रॉन्ग जेंडर भी है। तो क्या सर आपकी टेक है इस पे, क्या कौन से एक्टर फैक्टर्स हैं? ज़ियाउर रहमान साहब। जी जी, थैंक यू वेरी जी मच। सर। आपने एक बहुत ही आज का सर आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, सॉरी। जी, अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें 2-3 सतहों के ऊपर इसको देखना पड़ेगा। देखें आप, ये जो फोरम है हमारा, ये हम एक किस मुल्क में रह रहे हैं? हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसका नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहाँ पे रियासती इदारे, जहाँ पर जो लोगों का इन जनरल माइंडसेट है वो एक ख़ास मज़हब की तक़लीद करता है। रियासत जो है वो मज़हब के नाम पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है पूरी दुनिया के अंदर। तो आप ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पर बहुत सारे कवानीन जो हैं वो इंसानी हकूक़ के हवाले से डिस्क्रिमिनेटरी हों, मतलब लॉ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक अरसा पहले 120 कवानीन जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जो ये बताते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं टुवर्ड्स वेरियस इन जो ह्यूमन राइट्स हैं। अब आप ये देखें कि इस तरह के माहौल के अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इन जनरल सोसाइटी जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ चले और वहाँ पे लोगों को एक दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट की बात जो है वो समझ में आए। आप रिसेंटली अभी जो सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ है, जी बिल्कुल जी। उसके ऊपर अगर आप देखने की कोशिश करें, उससे पहले तो खैर बहुत ही बुरा हाल था हमारे निसाबी किताबों का, लेकिन उसमें कमिट किया गया था कि हम कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटी के बच्चे जो हैं उनके हवाले से चीज़ों को उस तरीके से ना डाला जाए और उनके लिए लाजिम ना हो। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे एक हफ्ता पहले ही पता चला है कि वो वैसे ही लागू कर दी गई हैं पंजाब के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप ये देखें कि हम फोर्स्ड कन्वर्जन पर्टिकुलरली हम कोई मीडिया में सुनते हैं 1000 केसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि नहीं जी ये बहुत ही एग्जैजरेटेड फिगर है। हम इंसानी हकूक के जो चैंपियन लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो रिपोर्ट ही इतने नहीं होते जितने के सोसाइटी के अंदर हो रहे होते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट जो है वो इसके हवाले से बातचीत हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि देखें जनरली हमारी रियासत जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है। जब तक कि हम अपनी पॉलिसीज़ को, अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज नहीं करते हैं और उनको मज़हब से अलहदा नहीं करते हैं, हम कंप्लीटली इंसानी बुनियादों पे इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई हम बहुत ज़्यादा
तब्दीली देख पाएंगे। आप देखें सिंध की गवर्नमेंट 2016 से लगी है, कानून अभी तक नहीं ला सकती। जी बिल्कुल सही है, सही है। बार बार जो है वो इसके ऊपर बातचीत होती है, बार बार हम ये देखते हैं कि मियां मिट्ठू जैसे लोग जो है वो धरने देते हैं जी। और उसके बाद जो है वो वापस हो जाता है। हमारे मुल्क में हमारी सियासी जमातों के अंदर भी इतनी एक पॉलिटिकल विल नहीं है इन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको हमें बहरहाल देखना पड़ेगा। दूसरा जो एक समझ में आती है फोर्स कन्वर्जन की, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर, जिस पे कुछ हमारे दोस्तों ने रिफ्लेक्शन दिया भी है। यकीनन माइनॉरिटीज हमारी उस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो वो जाहिर है कि वो भी असरअंदाज होते हैं और उसमें सारे फैक्टर्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। एक और एंगल जो मुझे समझ में आता है वो ये कि जो डिस्पैरिटीज हैं विद इन द माइनॉरिटी कम्युनिटी वो भी बहरहाल असरअंदाज होती हैं। फर्ज किया, मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ, दलित कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो थोड़ी बेहतर कम्युनिटी है, ब्राह्मण कम्युनिटी, वो दलित बच्चों को या खवातीन को, मतलब ये एक एंगल एक स्टडी के अंदर सामने आया है। तो मुझे ये अंदाजा हुआ है कि विद इन दी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो डिस्पैरिटीज हैं, जो तबकात बने हुए हैं, उसकी वजह से भी बहरहाल कन्वर्जन जो है वो होती है पाकिस्तान में। जी सर, थैंक यू। आपने जो बात की है वो, जिस तरह समर पहले कह रही थी कि जब तक हमारा जो माशरा है उसमें किसी चीज को उसकी अहमियत को समझा नहीं जाएगा या उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, कानून बना भी दिया जाएगा तो या तो वो प्रॉपरली लागू नहीं होगा, या जब भी मौका मिलेगा, जिस तरह आप ट्रैफिक लाइट्स ही देख लें कोई उनकी इज्जत नहीं करता, हालांकि जान का खतरा है। तो ये तो फिर जो है ना वो दावते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो लेकिन जो आपकी जो बात है, आपने इसको सारी बात को शुरू में जो आपने कहा है, इसकी तफसील दी है, वो आपने कहा कि रिलीजियस सुप्रीमेसी जो कह रही थी समर, उससे भी आपने एग्री किया है इन अ वे। और आपने लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी 1940 और उसके बाद एक और इसकी मीटिंग इसके हुई थी, उस वक्त जो था ये मिसाके मदीना पे इसका बुनियाद रखी गई थी सारी चीज की, और उसमें कहा गया था कि माइनॉरिटीज के हकूक को उनकी शमूलियत के साथ तय किया जाएगा। और दूसरी बात आपने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये तो शुरू से हमारा फाउंडिंग विजन में है ही नहीं है, ये तो बाद में चेंज हुआ है। तो अगर ये हो सकता है तो हम इसको, अगर उस वक्त चेंज हुआ है सर, तो दोबारा भी रिवर्स हो सकता है, तो उम्मीद थोड़ी सी रखनी चाहिए। मैं दोबारा जब आपके पास आऊंगी प्लीज इसमें जरूर। जी, मैंने सरकास्टिक होके ये वाली बात की थी कि हम ठीक है सर, कैसे मुल्क में रहते हैं नहीं जिसका नाम ही ऐसा है, तो आप उसमें क्या तवक्को कर सकती हैं। हाँ, लेकिन सर पॉजिटिव बात यह है कि ये भी तब्दीली लाई गई थी, तो इसको रिवर्स भी मेरा ख्याल है, मैं ये पॉइंट मेक करना चाह रही हूँ, बट थैंक यू। मैं आई विल कम बैक टू यू। शौकत कुरैशी साहब, could you please unmute yourself sir before we go to sister Ghazala। सर मुझे बताइएगा प्लीज, आपकी नजर में ये जो पिछली बातें हो गई हैं, हमारी रिलीजियस सुप्रीमेसी है, फिर उसके बाद ये है कि डिस्पैरिटी विद इन द कम्युनिटीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, फिर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और क्या सर आप सोचते हैं कि क्या कोई फैक्टर्स हैं आपके मुशाहिदे में? हेलो शौकत कुरैशी साहब, आई कांट हियर यू। अगर शौकत कुरैशी साहब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम वेट करेंगे। बाजी गजाला, कुड यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? नहीं, मेरा ख्याल एस्टर वो थोड़ा टाइम लगता है वो ना म्यूट अनम्यूट करने पे। ओके, डू लेट मी नो बिकॉज़ आई कांट सी ऑल द पार्टिसिपेंट एट अ गो। शौकत साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आपका स्पीकर बंद है, वो थोड़ा सा ना टाइम लगता है, कुछ फ्यू सेकंड्स। ओके, अभी सही है? जी बिल्कुल, जी आवाज आ रही? थैंक यू। जी ठीक हो गया। जी, मैं कंटिन्यू करूं? जी प्लीज नहीं, आपने स्टार्ट करना सर, अभी हमने पीछे सुना नहीं कुछ भी। अच्छा ठीक है। जी, अच्छा, मैं ये कह रहा था
जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने काफी वैल्यूएबल बातें की हैं। एक तो ज़ियाद साहब ने जो बताया कि जब हमारे मुल्क का नाम ही ऐसे है तो हम उससे मजीद क्या सोच सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम चला है, जो हुकूमतें आई हैं, उन सब ने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए मजहब को इस्तेमाल किया है। जी आपने देखा होगा कि 1970 के बाद जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद कू हुआ था और उसके बाद जनरल ज़िया आए, फिर ये तमाम बातें ऐसी शुरू हो गई कि सबसे ज्यादा जो है ना फोकस जो किया गया वो मजहब को किया गया और जी लोगों को इतना जुनूनी बनाया गया कि लोग सिर्फ बाकी कुछ नहीं सोचते थे, वो सिर्फ यही सोचते थे कि हमने ऐसा काम करना है इस दुनिया के अंदर ताकि हम बस सीधा जन्नत में जाएं। जी तो बिल्कुल स्वाब फैक्टर। ये जो कन्वर्जन हो रही है, ये उसका एक हिस्सा जरूर है कि लोग जो है ये सोचते हैं कि जी हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी आखिरत संवर जाए, और वो इसको समझते हैं, कन्वर्जन जो है वो उसको आखिरी हरफ समझते हैं कि जी ये अगर हम कर देंगे तो हमें बहुत बड़ा इसका सवाब मिलेगा, हमारी इस दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह हैं वो धुल जाएंगे। फतेह मक्का एक तो वाला ये, मजा आ जाता है। बिल्कुल ठीक हाँ है। एक तो ये है। दूसरा ये, ठीक है। और इसमें इसकी जिम्मेदार रियासत है। इस रियासत ने जो काम किए हैं और लोगों को जो इस लेवल तक पहुंचाया है वो रियासत ही है। और रियासत के जो हुक्मरान थे उनके अपने के इंटरेस्ट थे, लोगों को जिस तरह फीड करते थे, जो मीडिया थी वो रियासत की थी। अब तो प्राइवेट मीडिया आ गई है, वो अपनी जगह पे काम कर रही है, या जो सोशल मीडिया है उसका एक अपना रोल है। लेकिन ये कब हुआ है? ये 2007 के बाद हुआ है। इससे पहले जितने भी थे वो स्टेट के ऑर्गन थे, वो जैसे कहते थे लोग वही सुनते थे। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, एक जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है ना हमारे इदारों की, उसमें ये है कि वो हमारे इदारे हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे सामने वो लोग हों जिनकी सोसाइटी के अंदर कोई न कोई अहमियत हो, जिसके बाद अच्छा वोट बैंक हो, जिसको अवामी सपोर्ट हो, उनको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर वो इक़्तिदार में भी आ जाते हैं, फिर वो आके बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हैं। तो हमारी सोसाइटी के अंदर इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, फिर सोसाइटी से जो लोग हैं उन वहां से उनको सपोर्ट मिलती है। मिसाल के तौर पर मियां मिट्ठू बड़ा मशहूर नाम जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो नेटिव टाउन है उससे वो 10-15 किलोमीटर दूर बैठते हैं, उनका घर है। अब उनका रोल जो है पूरी भचोनी का, आप देखेंगे वहां जो हम देखते हैं, जो मैंने अपने आंखों से देखा है, उसका कोई ऐसा काम नहीं होता जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हो। मिसाल के तौर पर बदतावी वो लेते हैं जी, किडनैपिंग भी वो किसी जमाने में करवाते थे, अब शायद वो जी कम हो बिल्कुल रही है। बिल्कुल। हाँ, 2 साल से ठीक है, उनके खिलाफ और उनका जद्दोजहद हुई फ्यूडल है। माइंडसेट भी है। फ्यूडल माइंडसेट कभी भी इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो भी है उनका। अब लोगों के सामने वो रखते हैं उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उनका, पूरी उसका गादी का, तो उसमें ये रहा है कि एक ऐसी कन्वर्जन होती थी, जो लोग अपनी मर्जी के साथ वहां आते थे और उनका जो इंटरेस्ट होता था मजहब तब्दील करने का, वो आके लोगों को कहते थे, वहां गादी में पहुंचते थे, उनका मजहब तब्दील हो जाता था, लेकिन उसमें बिल्कुल कोई फोर्स नहीं होता था। अब बिल्कुल। इन्होंने जो किया है, इनके सामने सिर्फ सियासी इंटरेस्ट है, क्योंकि मियां में तो खुद पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं, वहां पे मुख्तलिफ जमातों में भी रहे हैं, एमएनए भी रह चुके हैं 2 मरतबा। किस तो पार्टी से? उनका 98 में 88 में ये पीपल्स पार्टी के एमएनए बने थे। ओहो। और उसके बाद ये मेरे ख्याल में 2013 की शायद इलेक्शन थी, तो उसमें भी वो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था, पीपल्स पार्टी के टिकट था। लेकिन अच्छा। उसके बाद जब ये इश्यूज बढ़ते गए तो पीपल्स पार्टी ने उससे टिकट वापस ले लिया था। अब ये उसकी एक बात है, लेकिन उन्हें इन केसेस के बाद जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिली है ना, वो बहुत ज्यादा मिली है जी। मुख्तलिफ जगह पे, उसका नाम है, और जितने भी लोग हैं वो सारा इस तरह करते हैं। और तीसरी चीज मैं बता रहा था, हमारे पास ऐसा कोई लॉ मौजूद नहीं है जो फोर्स कन्वर्जन को रोके। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। एक लॉ था जो सिंध गवर्नमेंट में एक अपोजिशन के एमपीए थे, उन्होंने इनिशिएट किया था। उस लॉ में काफी बेहतर चीजें थी, सिर्फ एक नुक्ता था जिसपे मजहबी जमातों ने फोर्स किया, जिसकी वजह से वो लॉ जो है पास नहीं हो सका, गवर्नर ने उसकी असेंट नहीं दी। उसकी एक नुक्ता यह था कि छोटा बच्चा जो है, जो माइनर है, वो कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक वो उसकी एज जो है
नहीं पहुंचती 18 साल तक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें मैंने एक वकील से मशवरा किया था, मैंने कहा कि ये बताएं कि माइनर बच्चा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के आइन के अंदर ये है कि माइनर एज का कोई बच्चा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। अगर उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए, उसी आर्टिकल के साथ इसको लिंक कर दिया जाए, तो भी इस केस में ये लॉ पास हो सकता है। लेकिन दोनों तरफ से खामियां हैं। एक तो एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो अपनी जगह पे कायम दायम हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट अपनी जगह पे, वो उनकी भी एक दुकान है, वो उन्होंने भी चमकानी है, और वही पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए, लोगों की सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने इस तरह के इश्यूज को रेज करना है। और गवर्नमेंट भी ठंडी होगी, उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट उनके भी हो सकते हैं। So बेसिकली जो सर आप कह रहे हैं वो यही है कि पावर गेम है ये सारी की सारी, और इसमें कोई भी हमें पाकिस्तान से तो मुखलिस नजर नहीं आ रहा। अगर कोई पाकिस्तान से मुखलिस नहीं होगा तो वो कभी भी सोशल जस्टिस के बारे में या सोचेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर किसी वक्त में ये था, मैं दोबारा आपकी तरफ जब आऊंगी, लेकिन मैं अभी बाजी गजाला की तरफ जाना चाहती हूँ। लेकिन एक पॉइंट मेक करने के बाद, देयर वाज अ टाइम पाकिस्तान में खुदा और मोहब्बत जैसी फिल्में बन रही थी, और मैंने वो देखी ये फिल्म, और उसमें ये है कि एक बाहर से लड़की आती है जिसको घर वाले बड़ा वावेला डालते हैं कि बेटा जो बाहर गया और मलाइती मेम लेकर आ गया, और ये या तो मुसलमान हो वरना घर की दहलीज नहीं पार कर सकती। तो वो मोहम्मद अली साहब को उन्होंने एक मौलवी टाइप कैरेक्टर बना के ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि इस्लाम में जबर नहीं है। ये नैरेटिव जो है अब हमारे ड्रामों से, हमारी अखबारों से गायब क्यों हो गया? मैंने एक किसी से बात की पाकिस्तान में कि और उनको ये भी नहीं पता कि 11 अगस्त की क्या अहमियत है, क्या होता है 11 अगस्त, उनको कोई पता नहीं, सहाफी है वो दुनिया न्यूज के। तो ये जो चीज है इस पे जरूर आप बात कीजिएगा कि आप कैसे इस शमा को जलता रखते हैं कि आपने इसके बारे में लिखना भी है, चाहे आपको पजीराई मिले भी ना कोई। तो विल कम बैक टू इट। पास्टर गजाला के पास जाएंगे। बाजी आप तो रईस में प्रैक्टिकली बहुत इन्वॉल्व रही हैं, तो हमें थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकली भी, बाकी सब लोगों ने तो बात किया अपनी ऑब्जर्वेशन, आप हमें थोड़ा सा अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइए कि कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आपने देखी हैं कि जब आपने रोकना चाहा ऐसे मसलों को तो रुक नहीं सका, या उसमें बहुत रुकावटें आई। व्हाट आर द एलिमेंट्स? थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा इस पे बात की जा रही है, बार बार की जा रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम सब ने भी बातों तक रह जाना, और प्रैक्टिकल मेजर्स ना चर्च ने लेने हैं ना अदारों ने लेने हैं। बात जो सारे लोगों ने बातें की बहुत अच्छी की हैं, और वाकई वो जो हकाइक है उसके बारे में बातें की हैं, लेकिन हम रोकते हैं कि मजहबी बुनियाद पे कि हमारे साथ ज्यादती होती है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मजहबी ठीक है, बीइंग क्रिश्चियंस या बीइंग हिंदू हम इजी टारगेट बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तालीम का एक, या जो जाहिर है हम 97.5% यहाँ पर मुसलमान है, हमारा कोई क्रिश्चियन बच्चा या क्रिश्चियन लड़का या लड़की निकले या कोई घर है, ठीक है, एक अगर क्रिश्चियन घर है तो उसके इर्द गिर्द 97 घर मुसलमान है, ठीक है। बाहर भी निकले, कॉलेज में निकले, यूनिवर्सिटी में निकले, स्कूल में निकले, मोहल्ले में खेलने निकले, तो एक क्रिश्चियन बच्चा खेल रहा होगा तो उसके इर्द गिर्द 97 मुसलमान बहन भाई खेल रहे होंगे। बिल्कुल। तो अब जो चीजें अफेक्ट करती हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में तकलीफ होती है, वो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ चर्च ने जो सोशल अवेयरनेस का जो चैप्टर है, या सोशल बाउंडिंग का, या सोशल कॉन्टेक्स्ट का, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। होता क्या है, जो हमारी कई दफा इन केसेस में जब सजा होती है तो मुझे उन लोगों पर, या वो लोग जेल में जाते हैं, जैसे नेहा के केस में बंदा जो 49 इयर्स ओल्ड और वो जेल में गया और 3 साढ़े 3 साल जेल में रहा,
तो कभी कभी मैं सोचती थी उसके वहां पे अपने आप को रख के कि उसने कुछ गुनाह नहीं किया था अकॉर्डिंग टू हिज टीचिंग्स, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियोलॉजी और अकॉर्डिंग टू हिज फेथ। वो बिल्कुल सही Exactly. कर रहा था, क्योंकि उसको तो इजाजत है ना कि शरई तौर बिल्कुल पे वो ठीक कर रहा है, जी, मजहबी बिल्कुल तौर पे वो ठीक कर रहा है, ठीक जी है, जी कि उसको इजाजत है, वो 4 साल से लेकर किसी उम्र की बच्ची से भी वो शादी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब चार मसला चार ये, साल से भी बाजी 4 साल की। अरे मुफ्ती साहब का ये नहीं बयान है और नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है मैम। मतलब ये तो देखें, मुल्लाओं का जो नैरेटिव है, आ, अगर हम उसको सुनते रहें और मानते रहें और इस तरीके से आगे बयान करते रहें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कतन भी इस तरह की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बहस है जो यहाँ पे चल रही या है कि वो कम जिया उम्र की साहब उन्होंने शादियां भी मेरे होती ख्याल हैं। उन्होंने भी लेकिन सार्केज्म में कहा है शायद। नहीं अच्छा, सार्किज्म में नहीं मैंने कहा, अच्छा ओके मैंने सार्किज्म में नहीं कहा। देखे जो अच्छा। बात है, मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाह रही, यही तो जी मैं जी चीज बताना चाह रही हूँ, जी जी क्योंकि हम दूसरे के माइंडसेट को समझना ही नहीं चाहते, ठीक है। अगले को पता ही नहीं। अब जो ये बहावलपुर में वाकया हुआ था, 9 साल की सदफ जाती थी मोटरसाइकिल पे जी, वो स्कूल छोड़ने जाता था। अब मुझे बताएं कि जब आप अपनी 9 साल की बेटी को किसी के पीछे बैठा देंगे तो वो आपकी बेटी को नहीं छोड़ने जा रहा, वो अपनी दुल्हन को छोड़ने जा रहा, क्योंकि उसको अलाउ है कि वो 10 साल की बच्ची से, 8 साल की बच्ची से, 6 साल की बच्ची से शादी कर सकता है। हम इस माइंडसेट को नहीं समझते, फिर हम रोना शुरू हो जाते हैं। आरजू के केस पे भी उसकी देखे, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छा उन्होंने अपने बच्चों को रखा, रिकॉर्ड मेंटेन था। जो पहली मुझे क्रिश्चियन फैमिली मिली जिसका 1 to all एक रिकॉर्ड मेंटेन था। उसकी मामा ने एक जगह इंटरव्यू देते हुए बीबीसी को इंटरव्यू दिया, एक जुमला उसने बोला जिससे वो सारी कहानी समझ आती है। वो कहती, जब ये बारिशें कराची में हुई थी तो आपको पता छोटे छोटे घर हैं और यहाँ कॉमन कल्चर है कि हमारे लोग बाहर निकल के बैठते हैं, तो वहां पे वो अजहर आता था, वो कोई बिस्किट कोई टॉफियां दे जाता था। तो उसकी माँ ने एक जुमला बोला था, आरजू की वालदा साहिबा ने, कि मुझे लगता था कि ये मेरी बड़ी बेटी पर इसकी नजर हो। वो बड़ी बेटी पे क्यों नजर करेगा, क्योंकि 18 साल की या 13 साल की या बच्ची को लेके जाने में फर्क है। 18 साल की बच्ची को कोई पकड़े अगवा करने की कोशिश करेगा ना, वो घूंसा भी मारेगी, वो टांगे भी चलाएगी, वो शोर भी ज्यादा करेगी। वो उसको जब रेप करने की कोशिश की जाएगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। लेकिन 12-13 साल की बच्ची को रेजिस्ट करने कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी आपको, उसको रेप किया जाएगा, उसको तो ये समझ ही नहीं होगी, वो एक ट्रॉमा में आ जाएगी। तो इस वजह से उसको क्या जरूरत है कोई बड़ी उम्र की लड़की को टारगेट करे, वो तो छोटी उम्र की लड़की को टारगेट करेगा जिसको लेके जाना आसान है। मेरा मकसद यहाँ तनकीद करना नहीं है, मेरा मकसद अपने लोगों को ये बताना है कि जिसके साथ आप राब्ता कर रही है उसकी मजहबी सोच ये है, उसकी शरई सोच ये है, उसका फेथ ये है, वो अपनी बीवी देख रहा होता है उसको, वो बिस्किट आपकी बेटी को नहीं पकड़ा रहा होता। अच्छा, हमारे लोग क्या सोचते हैं कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा। ये एक वाकया भी मेरे जहन में नहीं है, ये लाहौर का कोई वाकया था कि प्रोफेसर साहब जहां बच्ची जाती थी और वो उसको बहुत प्यार करते थे, और जो क्रिश्चियन फैमिली थी वो कहती मैं अपनी बच्ची इसलिए भेज देती थी कि वो तो 50 साल के हैं और वो मैरिड हैं, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं। आपको दूसरे का माइंडसेट नहीं पता कि उसको 4 शादियों की इजाजत है, ठीक है। हमारे यहाँ ये माइंडसेट है कि दूसरी शादी नहीं कर सकते, उसको इजाजत है 4 साल, वो 4 शादियां कर सकता है, चाहे उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, वो किसी भी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है। फिर यहाँ कंडेम नहीं होता। यहाँ बिल्तिस्तान या केपीके के एक MNA ने शादी की 14 साल की बच्ची से, कौन उठ के आया कि उसको कंडेम करे? कोई भी नहीं आया। आप हमें जो समझने की जरूरत है ना हमारे लोगों को, कि हमें दूसरे की तालीम का नहीं पता, दूसरे के अकायद का नहीं पता, दूसरे की अप्रोच का नहीं पता। और जाहिर है, ठीक है, ये भाई जो शौकत ऐवान साहब जो थे वो कह रहे हैं, बात ये कि मेरे जैसे आप जैसे बहुत से मेरे सारे साथी मुसलमान साथी हैं जो मेरा साथ देते हैं, ठीक है।
वो जो एजुकेटेड है वो समझता है कि छोटी उम्र की शादी तो बच्ची से शादी नहीं करना, लेकिन यहाँ ज्यादा किसकी सुनी जाती, मौलवियों की सुनी जाती ना। आपने जी जी मुफ्ती नहीं कहा, मुफ्ती एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा कैलिबर है मुफ्ती का। उसने कहा कि आप 3 बेवाओं से करें, मैं 16-16 साल की आपको 2 दूंगा, 2 16-16 साल की नहीं दे सका तो 8-8 साल की दूंगा, और अगर 8-8 साल की नहीं दे सका तो 4-4 साल की दे दूंगा। ये तो मुफ्ती का बयान है, और वहां ऐसी हदीस को वो सुना के अपने लोगों को तैयार करते हैं। फिर उनका जहनी माइंड है। एक तो ये, हमें दूसरों के अकायद से आगाह होना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को, मैं अपने क्रिश्चियन चर्चिस में जाके अवेयरनेस का ये देती हूँ। अब हमारे जो है ना मुसलमान बहन भाई, वो भी जब लाइट जाती बाहर निकलते हैं, वो पता कहाँ बैठते हैं, वो या तो पार्क में जाके बैठेंगे, अंधेरे में बैठेंगे। हमारे यहाँ क्योंकि हमने बहुत लिबरलिज्म अपने अंदर ले लिया अपने खानदानों में, हमारे खानदान शाम को पूरे का पूरा खानदान, खवातीन भी, बेटियां भी, बेटे भी चारपाई डाल के बैठे होंगे, और आते जाते हर कोई आपकी बेटी को देखता है। हर कोई पता लग जाता है कि इसके घर में इतने लोग हैं, ये एक्सेस है, ये इनकी जो है सराउंडिंग है। मैं कहती हूँ ये लोग भी तो निकलते हैं ना, बाहर बैठते हैं। ये या तो इनकी खवातीन पर्दा करके बैठी होंगी या अंधेरे में बैठी होंगी। हम क्यों ओपनली जाके चारपाइयों पे बैठ जाते हैं, और हमने अपनी बेटियां भी बिठाई। तीसरी चीज, बाजी गुजाला, आपकी इसी बात से लिंक करके सिर्फ एक मैं 20 सेकंड लूंगी कि जो आप बात कर रहे हो वो उसमें 2 बातें। एक तो ये कि जो आप माइंडसेट दूसरों का कर रहे हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपने किसी चीज से कॉम्बैट करना तो ये जरूर सोचे कि दूसरा वाला बंदा कैसे सोच रहा है। लेकिन अब उसमें हम ये सोचते हैं कि जो आइडियोलॉजी उसको समझाई गई है थ्रू, ये एक अलग बहस है कि इस्लाम की आइडियोलॉजी है या नहीं, बट व्हाटएवर जिस जो आइडियोलॉजी फीड की जा रही है इस्लाम की, वो ये। दूसरी एक जो बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है वो है वो कि सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो, बाजी गजाला जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये एक सेक्सुअल एजुकेशन, एक स्ट्रीट स्मार्ट होना, ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज में बिल्कुल है ही नहीं है, और ये बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। ये स्टार्क डिफरेंस भी तो हम कैरी कर रहे हैं ना 98% के बीच में रहते हुए। जी, तो जी आप इसको जी कैरी करें। कैन आई से समथिंग? कैन आई जी से जी समथिंग? जी मेरा ख्याल है कि हमारे साथियों ने काफी सैर हासिल गुफ्तगू की है पहले जी सेशन में। तो जो हमारा दूसरा सेशन था उसके भी काफी सारे जवाब कवर हो गए जी, वो कवर बिल्कुल हो गए हैं। तो मेरा जी ख्याल है कि अब हम तीसरे सेशन की तरफ आते हैं क्योंकि हमारे टाइम का श्योर भी इशू है। तो जी जी प्लीज बिल्कुल। आप अगर तीसरे सेशन के सवाल साथियों की तरफ पुट करें तो मैं ज्यादा बाजी आसान गजाला होगा। के साथ ही प्लीज। मैं कहूंगी कि वो कंप्लीट करें। बाजी गजाला, मैंने यही कहना था कि एक जो आप बात कर रहे थे उसमें एक आरजू केस में खास तौर पे एक जो ग्रूमिंग का इशू होता है जिसको यूरोप ने पहचान लिया है कि छोटी लड़कियों को ग्रूम किया जा सकता है, जो बाद में आप उनको वो दलील बना लेते हैं कि ये तो मुझसे मोहब्बत करती है, और वो शायद लड़की को भी उस वक्त ये लगे। ये एक बड़ा फैक्टर है जो हमारे वहां पर रिकग्नाइज नहीं होता। तो अभी बाजी गजाला ये सारा आप बताते हुए आप अपनी बात को जारी रखिए, और काइंडली आप ये भी बताएं कि हल क्या है इसमें। बिल्कुल। देखें, जो 2 चीजें और रह गई अभी, हमारे जो मॉडरेटर हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, सिस्टर ज़ाला, एक्सक्यूज मी, एस्टर, अगर आप वो आखिरी सवाल जो है वो भी पुट कर दें ताकि वो इकट्ठा उसका जवाब दे दें। जी मैंने ये पूछा कि हम क्या हम कर सकते हैं, हल की तरफ कैसे जा सकते हैं, क्या कोई ऐसे अदारे हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, अपने साथ मिला सकते हैं, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स कर सकते हैं, कानून साजी में कोई तहरीक की जा सकती है, तो ये भी काइंडली शामिल कीजिए। अब और कौन सी एक्टिविटीज की जा सकती हैं, क्या किया जा सकता है? जी थैंक यू प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर जब सिंध से इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब जवाब मांगा तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो है उन्होंने लिख के भेजा कि ये तो मोहब्बत की कहानी होती है, ठीक है। अब वहां पर आर्गुमेंट ये है कि मोहब्बत में अगर हमारा बेटा या बेटी 14 साल की मोहब्बत में ये कहे कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, मुझे शनाख्ती कार्ड बना दो, तो उस वक्त तो सारे उसको पत्थर मारना शुरू कर देंगे, सारे अदारे आ जाएंगे उसको समझाने के लिए कि नहीं 18 साल की उम्र है। तीसरी चीज, एक और बात, हमारा जो है पॉलिटिकल कोई अफिलिएशन नहीं है। मैं क्योंकि बहुत एक्टिव हूँ, अपने तकरीबन हर एक्टिविटी में मैं जाती हूँ,
यहाँ पर प्रेयर हॉल में या कोई भी फूलों की नुमाइश हो, 6 सितंबर हो, 11 अगस्त हो, 14 अगस्त हो, हमारे क्रिश्चियनों ने घर से नहीं निकलना। उनकी लाइफ ये है, क्रिश्चियन वो चर्च चले जाते संडे को, वो समझते हमने बहुत बड़ा मार लिया, हमने सोशलाइज कर लिया ना। वो कभी फूलों की नुमाइश देखने जाते हैं। मैं मुसलमान औरतों को देखती हूँ, वो बसों से उतरेंगी, बच्चों को उन्होंने गोद में उठाया होगा, 2 बच्चों को साथ पकड़ा होगा, लेकिन वो फूलों की नुमाइश देखने अपने बच्चों को लेकर आएंगी। हमारे यहाँ सोशल एक्टिविटी का तो तस्वर ही नहीं है, सोशल गैदरिंग का तस्वर नहीं है। हमने घर में रोटी पका के फिल्म लगा के देख लेनी, ये हमारी ये इंटरेस्ट है। फिर क्या होता है, अब जो यहाँ पे कराची में अभी एक वाकया हुआ है छोटी बच्ची का, क्रिश्चियन बच्ची का, अब उससे बेफाम नहीं था, उनको पता ही नहीं है, बेफाम नहीं था। तो जब मैंने बेफाम का उनसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, बर्थ सर्टिफिकेट का कहा, उन्होंने चर्च का मुझे कार्ड भेज दिया। मैंने कहा ये तो चर्च का कार्ड है। अच्छा, बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। तो जब बर्थ सर्टिफिकेट को मिलने में अभी देर थी, मैंने उनसे कहा आपके पास बेफाम तो होगा, उसमें सब बच्चों की उम्रें होंगी। वो कहते बेफाम होता क्या है? अच्छा, ये तो वो अनपढ़ लोग थे। उसके ताया ने मुझे फोन करके पूछा ये बेफाम क्या होता है, उसके बाप ने पूछा, मैंने बताया, कहाँ से बनता वो बताया। हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी बेफाम का नहीं पता, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बने। अच्छा, जब आपका वोट रजिस्टर्ड हो, आपकी पावर हो, आपके डॉक्यूमेंट्स हो, पॉलिटिकल पार्टियों को पता होता है कि इस कबीले के या इस खानदान के 10 लोग हैं, 6 लोग हैं, हम 6 हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सारे बच्चे वोट डालते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी हमें अप्रोच करती है। लोगों को भी नजर आता है कि इनकी सोशल बाउंडिंग, पॉलिटिकल बाउंडिंग क्या है। हमारे यहाँ तो लोगों ने ना किसी सियासी जलसे में जाना है, हमारे बाप ने, ना हमारे भाई ने, ना हमारे बेटों ने। हम कहीं भी अपने आप को खुद स्ट्रेंथन नहीं करते, सिर्फ मुल्क को कोसते रहते हैं, निजाम को कोसते रहते हैं। हमारी अपनी जो जिम्मेदारियां वो हम नहीं आगे लेकर आते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी जी बोले। आरजू केस में जब बिशप भी बैठे, सारी चर्च ऑफ पाकिस्तान की कैथोलिक लीडरशिप बैठी, पेंटिकॉस्टल लीडरशिप बैठी, सारी लीडरशिप बैठी थी और सोशल एक्टिविस्ट भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम एक फोरम बना देते हैं, उसमें 6 लॉयर हों जो कि टॉप लॉयर हों पाकिस्तान के, वो 6 हों, वो 10 हों, जो अपने आप को प्रो बोनो केस करने के लिए अवेलेबल करता है। हम उनका एक पैनल बना देते हैं ताकि कोई भी मसला हो तो जो अवेलेबल हो, जिसकी उस वक्त कैपेसिटी हो, वो अपने आप को कम्युनिटी का केस हल करने के लिए अवेलेबल कर दे। इस पे कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद हमने आरजू केस में बहुत रोया और अभी भी रो रहे। हम जबरान केस लड़ रहा है और हम बहुत उम्मीद करते हैं बच्ची हमें मिलेगी, कोर्ट के थ्रू मिलेगी। लेकिन उसके बाद एक और बच्ची का केस हो गया, उसमें पहली बार जबरान नासिर कामयाब हो गए कोर्ट को ये कन्विंस करवाने में कि आप वही शेल्टर जहां आरजू को भेजा गया था, इस बच्ची को भी भेज रहे थे। जबरान ने कहा नहीं, ये जिस हॉस्टल से आई है, 6ठी क्लास की स्टूडेंट है, इसको उसी हॉस्टल में भेजा जाए। कोर्ट मान गई। अब वो जब उस हॉस्टल से राब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो स्कूल का हॉस्टल हम नहीं रख सकते। चले, उनकी एक बात मुझे समझ आ गई कि स्कूल की बच्चियां हैं, वो मुतासर होंगी, ये जाके सारी स्टोरी बताएगी, वो उनका लॉजिक मुझे समझ आ गया। उसके बाद मैं अब नाम नहीं लूंगी क्योंकि लोग फिर समझते शायद मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात, अपने रवैये बता रही हूँ। उसके बाद उसी अदारे के दूसरे हॉस्टल में उसको रख दिया गया। वहां पर कोई गार्ड नहीं था, बच्चियां खुद गेट खोलती थी। बच्ची ने गेट खोला, चली गई। फिर हमने बच्ची को हाई कोर्ट से वापस लिया और जब वापस आ गई तो उसको कोई ऑन करने को तैयार नहीं। जिस हॉस्टल में थी, हमने उन्हें कहा 30-35 हजार का एक गार्ड रख लें। वो कहने लगे हमारे पास गार्ड रखने के पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है। उस बच्ची को लावारिस करार देकर ईदी में भेज दिया गया। हमने फिर ईदी से उसको वापस लिया। मुझे ये बताए कि हमने आरजू के इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर लिए, मुझ पे तो तनकीद करते हैं, पत्थर उठा उठा फेंकते। मिशल भी अभी मेरे पास है, नेहा भी मेरे पास है, आरजू को भी मैं देख रही हूँ। मुझे बताए किसने कोई अदारा बनाया? कोई शेल्टर है हमारे पास? एक और बच्ची, अभी की बात है, वो बच्ची को उसकी कस्टडी लेनी थी कोर्ट से।
हमारे सेनेटर कामरान माइकल साहब से राब्ता किया गया, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे एमपीएस सिंध के उनसे राब्ता किया गया, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस्लामाबाद हूँ। हम सिर्फ शोर मचाते हैं। मैं रो रो के थक गई कि कोई अदारा बना ले, हम कोर्ट को जाके कहने वाले तो हों कि ये हमारा अदारा, हमारी बच्चियां यहाँ भेज दे, माइनॉरिटीज की बच्चियां यहाँ भेज दे। तो खुदारा प्रैक्टिकल की तरफ आए, सिर्फ चर्च ना खेलते रहे। ठीक है, मेरा घर कोई सेंटर नहीं है, मैं बार बार नहीं बच्चों को अपने घर में रख सकती। अभी आरजू आएगी फिर खींचातानी हो जाएगी, लेकिन मिशन की दफा क्योंकि वो केस हमने उछाला नहीं, मीडिया पे नहीं आने दिया, तो उसकी दफा कोई भी उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये हमारी प्रैक्टिकल बिल्कुल आपकी बात से मैं 16 आने मुतफिक हूँ कि चर्च लीडरशिप और हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है। और आपकी बात से मैं वैसे सोच रही थी कि हमारे इतने हॉस्टल और अदारे होते हैं, कम से कम बिशप हाउस में ही कुछ गेस्ट हाउस या इस तरह की चीजें होती हैं। कम से कम मैं फैसलाबाद डायसिस से हूँ, मुझे पता वहां पर चर्च ऑफ पाकिस्तान का वो है। लेकिन फिर मैंने सोचा हमारे बिशप साहब तो उनका ऐसा किरदार है कि वो किसी जगह गए तो उनको किसी पुरानी उनकी महबूबा ने जूती खींच के मार दी। तो ये हमारी रिलीजियस लीडरशिप के भी हालात हैं और आपको पता है इस बात का। तो प्रैक्टिकल सूरत हाल के लिए चंद रिकमेंडेशंस भी हैं जो आफ्ता भाई ने जॉट डाउन की हैं, वो मैं चंद लोगों में, लेकिन स्ट्रिक्टली 1 मिनट ईच अगर हम वापस जा सकें अपनी उसी तरतीब में। मुझे सजेशन चाहिए प्रैक्टिकल। अश्कनाज आपसे स्टार्ट करूंगी। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम गजाला शफीका, जिन्होंने अपना बहुत वाइटल जो एक्सपीरियंस था उन्होंने शेयर किया, और मैं उनकी बातों कौन नहीं है उनका शुक्रगुजार, सभी हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं चाहता हूँ जो अभी जो हमारा काम बनता है जिसके ऊपर जो उन्होंने कहा कि हमें प्रैक्टिकली तौर पर सामने आना है, तो मैंने अपने पहले कमेंट्स में कहा था कि हमारे पास एक जो डाटा कलेक्शन का जो निजाम है वो नहीं है। तो सिविल सोसाइटी को ये वाली जिम्मेदारी लेनी, सिविल सोसाइटी इंक्लूडिंग चर्च को ये जिम्मेदारी लेनी कि आया वो इन लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए अपनी पैरिशेस में, अपनी डायसिस में कोई ऐसा ऑफिस का निजाम बना रहा है जिसके अंदर वो इन चीजों को रख सकें ताकि हम ये चीजें उनके साथ शेयर करें। तो डाटा कलेक्शन का सिस्टम बहुत जरूरी है फोर्स कन्वर्जन के ऊपर। पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर लेजिस्लेशन होना जरूरी है कि हमारे पास हमारे बच्चियों का जो फोर्स कन्वर्जन जो फोर्सली कन्वर्ट होती है, अंडर एज मैरिजेस है, उसके वाले से कोई लॉ नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएट लिया था, बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो फिर इसके ऊपर पीछे चले गए। लेकिन मैं चाहता हूँ ये तमाम सूबों का ये बाहमी मुशावरत के साथ एक लॉ होना चाहिए, जो फेडरल गवर्नमेंट को भी इसमें आना चाहिए ताकि तमाम सूबों के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन हो, एक लेजिस्लेशन हो, पॉलिटिकल लीडर्स की मुशावरत के साथ। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वहां बैठे हैं वो अपने रिकमेंडेशन दें, और इसमें नॉट जस्ट चर्च लेकिन जो दूसरी हमारी रिलीजियस मिनोरिटीज हैं वो भी अपनी रिकमेंडेशन दें ताकि सबके लिए एक साझा कानून बने। हमारा इकोनॉमिकली तौर पर हमारे लोगों को जब तक फिट नहीं होंगे, हमारी बच्चियां दूसरी तरफ क्यों देखती हैं, जब वो आईफोन की तरफ देखती हैं, जब वो लैपटॉप की तरफ देखती हैं, जब वो गाड़ी वाले को देखती हैं, जब वो पिज्जा बर्गर की तस्वीर देखती हैं, तो हमें उनके लिए ऐसे सोर्सेज प्रोवाइड करने हैं ताकि वो खुद को और हमारे माँ बाप को खासतौर पर ज्यादा मेहनत करनी, ताकि हम अपने बच्चों की अच्छे तरीके से फाइनेंशियली तौर पर उनकी कमियों कताइयों को पूरा कर सके, ताकि वो इस तरफ ना ढले। उनके अंदर वो जो एक शास्त्रीय कम तरीका है कि हमारे लोगों के पास ये चीजें नहीं है, दूसरी तरफ ना जाए। और मैं कहता हूँ चर्च रोल का इसमें जो खासतौर पर है कि चर्च को स्टेक होल्डर इसलिए बनना है, जो आपस की लड़ाई है, जैसे आप अभी बता रहे चर्च ऑफ पाकिस्तान का आपने नाम लिया, कैथोलिक चर्च का नाम लिया, हमारे प्रेस्बिटेरियन चर्च बड़े स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान के अंदर। अनटिल हमारे तमाम डायसिस के अंदर ऐसे शेल्टर होम होने चाहिए, बिशप्स की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, पासबानों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे केसेस को बैकअप दें। वो डर के पीछे बैठ जाते हैं, बिशप कहता है मैंने नहीं जाना, फादर कहता है मैंने नहीं जाना, फादर कहता है मैंने नहीं जाना। भाईजान फिर चंदा लेने जाना है आपने, आपको इस काम के लिए खुद को आगे लाना है और हमें इसके लिए काम करना है। और इसके लिए मिनोरिटी कंसर्न को स्पेशली तौर पर बिशप्स को लेटर लिखना चाहिए भाईजान कि आप डाटा कलेक्ट करने के लिए ये चीजें करें, जो मिनोरिटी कंसर्न की जिम्मेदारी बनती है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी की बात की है, मैडम ने भी बात शेयर की कि लोग कराची के अंदर ऐसे हर जगह के अंदर किसी भी क्रिश्चियन टाउन के अंदर चले जाओ, वहां पर आपको ऐसे चारपाइयां रखी सड़कों के ऊपर और सारी बेटियां ऐसे बैठाई हुई हैं। मैं चाहता हूं ये इन चीजों को, क्योंकि घर छोटे ये चीजों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या हम अपने लोगों को, अपने खानदानों को, अपने बच्चों की इस चीज के लिए तरबियत में तैयार नहीं कर सकते कि हमने किसी के अंदर ग्रैब नहीं होना। अगर कोई हमें चाहता है, कोई टॉफी देने के लिए जा रहा है, मिठाई देने के लिए जा रहा है, या हमें कोई सूट दे रहा है, तो हमने अपने बच्चों को तो बताना कि इसके पीछे इसकी साजिश क्या है या इसका तरीकाकार क्या है। अभी पढ़े लिखे लोगों की बात मैंने की है, तो प्रोफेसर साहब जो थे लाहौर के अंदर जिन्होंने वो लड़की को लेके गया, वो भी तो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था,
एक छोटी बच्ची क्रिश्चियन को लेकर चला गया। इसके लिए हम सबका बाहमी किरदार बनता है कि हम इसके अंदर अपना हिस्सा डालें। थैंक यू अशनाज, बहुत ही वैलिड आपने 5 पॉइंट्स दिए हैं, मैं इनको रिपीट करूंगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आपने लास्ट में कहा है कि हम अपनी बच्चों की, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ बाजी गजाला के जवाब में, कि सेक्सुअल एजुकेशन और उनको ऐसी जो सिचुएशंस हैं बच्चियों को, उनके लिए तैयार करना, हमारी बच्चियां तैयार नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता इससे क्या हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे कोई मियाँ मिठू हो या कोई गली का गुंडा हो या कोई भी किसी भी मजहब का हो, ये तो नहीं कि सारे मुसलमान ही आके मसीही बच्चियों को खराब करते हैं, ये भी फैक्ट नहीं है ना। अच्छा, मैं समर आपकी तरफ आऊंगी। समर कोशिश करें 1 मिनट नहीं तो 2 मिनट। नहीं, मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है। सबको याद होंगे सर सैयद अहमद खान, उनके सामने बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी और उन्होंने अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी को वहां पे रिकग्निशन दिलानी थी और इश्यूज को एड्रेस करना था। हुआ क्या, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कैसे हुआ? उन्होंने लॉयर्स की एसोसिएशंस बनाई, जर्नलिस्ट की एसोसिएशंस बनाई, एजुकेशनल अदारे बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई। उन्होंने वहां पे ऐसे ऐसे अदारे जिनसे ओवरऑल इन टोटलिटी उनकी पूरी कौम को उस पर कोई फर्क पड़े, वो इदारे उस पर असरअंदाज हो, और जिसके बाद में हमने हिस्ट्री में एक सक्सेस स्टोरी भी देखी। अब जब हम अपनी बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारा कोई इशू ऐसा माइनॉरिटी का रेज होता है तो हमारे पास भी ऐसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने के लिए बॉडीज मौजूद हो। लॉयर्स की एसोसिएशन हो, उसे पता हो कि जर्नलिस्ट भी वही बात कर रहे हैं, लॉयर्स भी वही बात कर रहे हैं, रिलीजियस लीडर्स भी वही बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी वही बात कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी वही बात कर रहे हैं, और हम एक इशू को लेकर